जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भावी प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह इंजीनियर से हुई 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल की विषय चर्चाएं। भारत का लोकतंत्र न्यूज चैनल के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है एसपी सिंह इंजीनियर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आइए सुनते हैं आपको 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल के इस खास प्रोग्राम के रिपोर्ट कार्ड में। देखिए हमारे सहयोगी नफीस खान के साथ यह खास प्रोग्राम। अपना रही है कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड में किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद है एसपी सिंह, आपको बताएंगे और आज इनसे जानेंगे भी चुनावी दंगल के विषय में ये क्या कहते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बीच भारत का लोकतंत्र न्यूज़ चैनल पहुंचा है। 2022 का चुनावी दंगल को लेकर आप क्या कहेंगे। धन्यवाद राव साहब और शर्मा जी, आप लोग यहाँ पे पहुँचे। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड के अंदर स्थिति है, उन स्थितियों के लिए आज यहाँ की जनता त्रस्त है। बीजेपी से लोग बाग परेशान हो चुके हैं और लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन हो। कांग्रेस जनता की आवाज़ को लेके जनता के बीच जा रही है, उस आवाज़ को बुलंद कर रही है जो जनता चाहती है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है, नौजवान परेशान है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसान को उसके दाम नहीं मिल पा रहे हैं। और आप देखिए, इस देश के अंदर जो विकास की कहानी है वो कांग्रेस से शुरू होती है और कांग्रेस पे आकर रुकती है। इन लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। आप जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड को बने हुए आज 21 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं करीब करीब यहाँ पे। और यहाँ पे जो पहले सिडकुल आया उसमें कांग्रेस का ही बड़ा योगदान था। उसमें हम लोगों ने सिडकुल का कंसेप्ट हम लोग लेके आए थे। लाखों लोगों को रोज़गार मिला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। यहाँ पे करोड़ों लोगों को उससे फ़ायदा हुआ क्योंकि एंसिलरी यूनिट्स आई यहाँ पे। आज आप देखते हैं हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की दशा दिशा बदली। चाहे BHL है यहाँ पे, वो BHL भी कांग्रेस की देन रही। और आज किसान की बात कर लीजिए, मजदूर की बात कर लीजिए, सभी कार्यों को यहाँ पे हमारे कांग्रेस सरकार ने टेकअप किया। परंतु इनका आप मुझे एक नाम से लेके भी एक प्रोजेक्ट ये नहीं बता पाएंगे कि बीजेपी ने ये मेजर यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इन्होंने रोज़गार पैदा करने के लिए ये काम किया है। मैं आपको बता दूं, हरीश रावत जी को 2.5 साल का कार्यकाल मिला पिछली बार और 2.5 साल के कार्यकाल में 32,000 नौकरियों का सृजन हुआ और उन्होंने नौकरियाँ लगवाई। इनके पूरे कार्यकाल का आप इनकी वेबसाइट से उठा के देख लीजिए, 7,000 कुछ का रिकॉर्ड इनका अपना है। तो आप ये कंपेरिजन है इसमें एक कि ये लोग क्या कर सकते हैं और हम क्या करते हैं। आज जो नौजवान है वो सड़कों पे परेशान है, महंगाई से गृहिणी परेशान है, हर इंसान परेशान है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर इतने इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि नेचुरल वे में ही सब चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। तो ये लोग उनको कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप 2014 के स्केल पे अगर देखते हैं कि जो क्रूड का लेवल था, क्रूड का जो दाम था उस समय, उससे आधे दाम पे इनको क्रूड मिल रहा है। जी जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिर महंगे क्यों हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा। तो ये सरकार जो है पब्लिक को लूटने में लगी है और दिखाने के लिए, चूँकि अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 10-20 रुपये कम कर देंगे बाद में, क्योंकि पैसा तो इतना इकट्ठा हो चुका है कि उसको जो है ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है उसमें अब इकोनॉमी में पैसे की वहीं से फीडिंग होती रहेगी। आप ये देख लीजिए कि महंगाई से जो आम आदमी है वो परेशान है, रोज़गार उनको मिल नहीं रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो किस प्रकार से ये राज्य चलेगा। ये राज्य जल जवानी और जंगल के ऊपर आधारित है। कितने रोज़गार इन्होंने पैदा किए जंगल में। जंगल में पहले कई तरह के टेंडर हुआ करते थे, पत्तों का टेंडर हो जाता था, घास का टेंडर हो जाता था, भाभड़ का टेंडर हो जाता था। आज पैसा खर्च कर रहे हैं उस नाम पे, पार्कों के नाम पे। कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है और आज सिर्फ ये इन लोगों ने यहाँ पे पब्लिक को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं दिया है। नेताजी, माना जाता है जब 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में लड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं देखने पर सवाल ये खड़े होते कि 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती, हार की जीत, वो हार की मायने बना था। और इस बार जो 2022 का चुनाव जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है प्रदेश उत्तराखंड में, इसमें देखा जा रहा है कि चौथी पार्टी, जहां पर तीसरी पार्टी पहले से बहुजन समाज पार्टी रहती आई है, अब उस बीच एक चौथी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी भी आ गई इस बार
वो यहाँ पर वादे कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे ठोक रही है, कह रहे कि हम 2300 यूनिट बिजली देने का फ्री वादा कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारों को रोजगार, इस प्रकार की उन्होंने कई अन्य योजनाएं जो लागू की है उसको लेकर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या इन नीतियों पर खरी उतर पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी या अपनी नीतियाँ कुछ अपनाएगी, इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक आप 2017 की बात की आपने, पहले आपने 3-4 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। 2017 में लोगों के ऊपर मोदी जी का एक जो झूठ था उसका बहुत बड़ा असर था उस समय, और वो झूठ आज जो है एक्सपोज हो चुका है, वो पर्दाफाश हो चुका है। मोदी जी लोगों को झूठे वादे करते रहे, कभी लोगों को 15 लाख का वादा कर लिया, कभी कहा कि 2-2 करोड़ रोज़गार दे देंगे, परंतु दे नहीं पाए कुछ भी, सिर्फ लेते रहे। रोज़गार लोगों से छिने हैं और पैसा लोगों का खर्च हो रहा है। तो ये तो मोदी जी की वाली बात रही, और इसलिए भाजपा जो है यहाँ पे लोगों के बीच में नंगी हो चुकी है। महंगाई से लोग बाग त्रस्त हैं, उसमें कहीं से कहीं तक भी बीजेपी को तो लोग एक्सेप्ट करने जा ही नहीं रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने आम आदमी पार्टी की बात की। आप ये झूठे वादे यहाँ पे आके कर लेते हैं। अरे हमें ये तो बताएं कि उनका प्रारूप क्या होगा, कहाँ से आएगा वो पैसा। दिल्ली को उत्तराखंड से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल जिस बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो है 60-60 हज़ार करोड़ रुपए कलेक्शन हो जाता है, उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे पैसा आएगा कहाँ से, वो भी तो बताएं, कहाँ से पैदा करेंगे पैसा। देंगे कि 2007 तक हमारा कोई प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पा रहा था। उसके बाद 2009 में स्थिति पलटी जब हरीश रावत जी यहाँ पे चुनाव लड़े और हम 11 की 11 सीटों पे चुनाव जीते। 2012 में अलग थोड़ी स्थिति बनी। 2017 की जहाँ तक बात है, मोदी जी का ग्राफ जरूर वहाँ पे असर कर रहा था बहुत भयंकर वे में। और जहाँ तक ब्रिजरानी की बात है, ब्रिजरानी क्यों विरोधी हुई, मैं 2012 में मैंने सीट तैयार की हुई थी, उनको टिकट दे दिया गया पार्टी ने। मुझे नहीं मालूम कि वो मेंबर थी या नहीं थी, इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। मुझे लगता है कि वो पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, उनको टिकट मिला, और उसके बावजूद मैंने पार्टी के साथ खड़ा रहने का निर्णय लिया और पार्टी के साथ डट के खड़ा रहा। 2017 में उन्होंने विरोध स्वरूप चुनाव लड़ा। इस बार उसके बावजूद भी, मोदी लहर के बावजूद, उनके रिबेल कैंडिडेट होने के बावजूद और बहुत विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, टिकट में भी आखिरी तक कई चीज़ें चलती रही। हमने सीट, एक तरह से मैं मानता नहीं कि हारी हुई सीट थी, ये सीट हम जिताने की पोजीशन में लिया है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत वोट पे 10-12 हज़ार हमने लिया वहाँ पे। क्योंकि हमारा जो परंपरागत वोट था वो बहुत बुरी तरह से बट गया था, उसका नुकसान पार्टी को हुआ और हम सीट हार गए। नहीं तो जितना व्यक्तिगत वोट मेरे पास था उसमें हम बहुत ज़्यादा वोटों से हमें जीतना चाहिए था। आज भी उस व्यक्तिगत वोट को हमने बढ़ाया है। हमने जो बीजेपी को हमने आज की स्थिति में इस पोजीशन में ला खड़ा कर दिया है कि जिसको बीजेपी का वोट बैंक कहा जा सकता था, आज हमारे पास उनसे 4-4 गुनी टीमें हैं। हर बूथ पे हमारा व्यक्ति बैठा है, और चाहे आप किसी भी बिरादरी को ले लीजिए, हिंदुओं में जो मेजर यहाँ पे बिरादरी आती हैं, शेड्यूल कास्ट के बाद चौहान आते हैं, बंजारे आते हैं, सैनी आते हैं, कश्यप आते हैं, पाल आते हैं, ये मेजर आ गए। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुमार हैं, दूसरे हैं। सभी वर्ग में हम लोगों का स्वागत हो रहा है, और हमने व्यक्तिगत तौर पे भी उनमें बहुत मेहनत की है। उन लोगों के लिए, रोज़गार के लिए हमने बहुत प्रयास किए। हम कई लड़कों को हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ दिलवाई, निष्पक्ष भाव से नौकरियाँ दिलवाई। वो लोग देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है कि यहाँ पे जो है पब्लिक के लिए काम करने की सोच रखता है। हमने कई आइडिया पार्टी को इस प्रकार से दिए कि किस प्रकार से रोज़गार का सृजन किया जा सकता है, और नौजवानों को ये बातें पसंद आ रही हैं कि व्यक्तिगत तौर पे हमने उन चीज़ों को निकालने की कोशिश की है कि यहाँ के नौजवान को रोज़गार कैसे मिल सकता है, कृषि को किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है, और यहाँ के लोगों की बहबूदी और जो उन्नति के लिए क्या किया जा सकता है, वो समझ रहे हैं इन बातों को। इसलिए हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी लोग लग रहे हैं। सवाल तो नेताजी ये है कि जब 2022 का ये विधानसभा चुनाव है, इस पर लग रहा है कि इस बार कि कहीं ना कहीं लेकर बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है सुरेश राठौड़ जी से जो जनता इस वक्त उनसे खफा है, और जनता बहुत काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है, और इस बार लग रहा है कि कांग्रेस की नज़रें वहाँ पर सबसे ज़्यादा, कांग्रेस के हाथों में वो सीट लग सकती है अब की बार, क्योंकि जनता का मूड वो जो है 2022 के विधानसभा चुनाव को वो परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो इस पर क्या लगता है अब की बार अगर कांग्रेस वहाँ से अपनी सीट निकालती है तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं जो आज भी राजस्व विभाग से वे गाँव तरसते हैं, क्या फिर उन मुद्दों पर लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार अगर उत्तराखंड में बनाती है तो उन मुद्दों पे खरी उतर पाएगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस विकास की कहानी कांग्रेस ने लिखी, और कांग्रेस का इतिहास विकास का रहा है। आप आज़ादी से लेकर आज तक देख लीजिए, कांग्रेस चली ही विकास के पथ पर है।
कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की और हमने जो मुद्दे हमने यहाँ पे आप बता रहे हैं उन मुद्दों का जब समय आएगा, क्योंकि वास्तविकता ये रही कि राजस्व ग्राम वहाँ पे 3 ग्राम जो है 1 ग्राम है। एक आपका हरिपुर टोंगिया है, बादीवाला है, और आपका रसूलपुर टोंगिया है। हजारा टोंगिया भी है सर, हजारा टोंगिया, सॉरी मैंने वही बादीवाला कहते हैं, हजारा टोंगिया बोलते हैं। हजारा टोंगिया और हरिपुर टोंगिया और रसूलपुर टोंगिया, ये तीनों जो है राजस्व ग्राम नहीं बन पाए हैं। और इसमें जो वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों ने इस बात को उठाया भी नहीं है, क्योंकि जब से ये उत्तराखंड बना है हमारा कोई भी विधायक वहाँ पर नहीं बन पाया। ये उन लोगों को जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सदन पे और जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट जगह हैं उन चीज़ों को उठाना चाहिए। हमने इन मुद्दों को उठवाया है और कई बार कोशिश की है, क्योंकि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। बीजेपी के लिए तो एक ये स्वर्णिम अवसर था कि उनको जो है राजस्व ग्राम बनवा देते। स्टेट में इनकी गवर्नमेंट थी और इनकी सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, परंतु नकारा लोग हैं, ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, डिवीज़न के बेस पर वोट लेना चाहते हैं। इनके बस के काम करना नहीं है। और ये एक ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास। ये मुद्दे आज की डेट में जो इन लोगों ने लोगों को त्रस्त कर रखा है वो इनके सामने आएंगे, इनको भुगतना पड़ेगा समय के हिसाब से। ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इनकी नकारता का सबको पता लग गया है। मैं जहाँ तक व्यक्ति की आपने बात की कि वो फेलियर है उनका फेलियर के साथ बीजेपी का फेलियर है। ठीक है नेताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका ज़्यादा समय लिया। इसके लिए हम अपनी आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं।